उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा के बाहर लगभग 100 साल पुराना एक विशाल आम का बाग था। दिन में वहां गांव वाले आम तोड़ने जाते थे, लेकिन सूरज ढलते ही पूरा इलाका वीरान हो जाता। लोगों का कहना था कि रात के समय उस बाग में सफेद धुंध फैल जाती है और एक लाल साड़ी पहने घूंघट वाली चुड़ैल किसी पुराने आम के पेड़ के नीचे सोती दिखाई देती है। जिसने भी उसे सोते हुए देख लिया वो सुबह तक जिंदा वापस नहीं लौटा। एक दिन शहर से 4 दोस्त गांव घूमने आए। राहुल, समीर, विक्रम और अजय चारों रोमांच पसंद थे और भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे। शाम को चाय की दुकान पर बैठे हुए उनकी मुलाकात गांव के बुजुर्ग रामलाल से हुई। बेटा, तुम लोग नए लग रहे हो। अगर सच में घूमना चाहते हो तो पूरा गांव घूम लेना, नदी देख लेना, मंदिर देख लेना, लेकिन सूर्यास्त के बाद उस आम के बाग की तरफ भूल कर भी मत जाना। वहां जो दिखाई देता है वो इंसान नहीं होता। पिछले 20 सालों में कई लोग गायब हो चुके हैं। कुछ लोगों की लाशें मिली, लेकिन उनके चेहरे ऐसे थे जैसे मौत से पहले उन्होंने कोई ऐसी चीज देख ली हो जिसे इंसानी आंखें सह नहीं सकती। काका, आज के जमाने में भी लोग ऐसी कहानियों पर यकीन करते हैं। हो सकता है कोई अपराधी लोगों को डराकर वहाँ चोरी करता हो। हम 4 लोग हैं, मोबाइल है, टॉर्च है, अगर कोई होगा भी तो भाग जाएगा। बेटा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। डर इंसान से नहीं है, उस चीज से है जो इंसान नहीं है। अगर मेरी बात मानो तो रात होने से पहले अपने कमरे में लौट जाना। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। रात के लगभग 9:30 बजे वे चारों टॉर्च लेकर उसी आम के बाग की तरफ निकल पड़े। जैसे जैसे वे बाग के करीब पहुंच रहे थे, हवा अचानक ठंडी होती जा रही थी। पेड़ों की शाखाएं बिना हवा के भी अपने आप हिल रही थी। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी और पूरा बाग अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। यार, मानना पड़ेगा, माहौल तो सच में डरावना है, लेकिन शायद इसलिए क्योंकि हम पहले से चुड़ैल वाली कहानी सुन चुके हैं। दिमाग खुद डर पैदा कर रहा है। बिल्कुल, थोड़ी देर रुकते हैं। अगर कुछ नहीं मिला तो कल गांव वालों को बताएंगे कि उनका भूत सिर्फ अफवाह है। चारों धीरे धीरे बाग के अंदर बढ़ने लगे। करीब 10 मिनट बाद उन्हें एक बहुत पुराना विशाल आम का पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ के नीचे सफेद धुंध फैली हुई थी। धुंध के बीच किसी इंसान जैसी आकृति जमीन पर लेटी हुई थी। चारों की सांसें रुक गई। यार, कोई औरत लग रही है। इतनी रात को यहाँ कौन सो रहा है? चलो पास जाकर देखते हैं, शायद कोई पागल औरत होगी या किसी ने डराने के लिए किसी को बैठा रखा होगा। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। अब दूरी सिर्फ 20 कदम रह गई थी। लाल साड़ी, सिर पर लंबा घूंघट, दोनों हाथ सीने पर रखे हुए वो बिल्कुल बिना हिले डुले सो रही थी। लेकिन तभी समीर की नजर एक अजीब बात पर गई। रुको, उसके आसपास जमीन पर इतने सूखे पत्ते पड़े हैं, फिर भी उसके सांस लेने से एक भी पत्ता नहीं हिल रहा। सब रुक गए। उसी समय पूरे बाग में अचानक ठंडी हवा का तेज झोंका चला। धुंध और घनी हो गई और तभी वो लाल साड़ी वाली आकृति धीरे धीरे बैठ गई, लेकिन उसका घूंघट अब भी चेहरे पर था। चारों दोस्त वही जड़ हो गए। राहुल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वापस चलते हैं। इतनी दूर आ गए हैं, पहले देखते हैं आखिर है कौन। सुनिए, आप कौन हैं? इतनी रात को यहाँ क्यों सो रही हैं? चारों के चेहरे का रंग उड़ चुका था। तभी पूरे बाग में एक बेहद धीमी और खुरदुरी आवाज गूंजी। जो मुझे सोते हुए देख लेता है वो कभी सुबह नहीं देखता। आवाज चारों दिशाओं से एक साथ आ रही थी। समीर ने कांपते हुए टॉर्च की रोशनी उसके पैरों पर डाली और उसके होश उड़ गए। उसके पैर उल्टे थे। भागो, ये इंसान नहीं है, भागो! चारों पूरी ताकत से पीछे की ओर दौड़ पड़े, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उन्हें एहसास हुआ वे जितना भाग रहे थे उतना ही उसी पुराने आम के पेड़ के पास वापस पहुंच जा रहे थे। पूरा बाग जैसे गोल गोल घूम रहा था। हर रास्ता उसी चुड़ैल तक लौट रहा था। अब वो घूंघट वाली आकृति पहले से भी उनके ज्यादा करीब खड़ी थी। और फिर पूरा बाग उसकी भयानक हंसी से गूंज उठा। चारों दोस्तों को अब पहली बार एहसास हुआ कि गांव वालों ने झूठ नहीं कहा था। वो सचमुच इंसान नहीं थी और अब उनसे बचकर निकलना लगभग नामुमकिन लग रहा था। पूरे आम के बाग में वो भयानक हंसी गूंज रही थी।
चारों दोस्त बुरी तरह घबरा चुके थे। वे जितना भागते उतना ही उसी पुराने आम के पेड़ के सामने लौट आते। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बाग किसी अदृश्य शक्ति ने कैद कर लिया हो। घूंघट वाली चुड़ैल अब हवा में तैरते हुए धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसके पैरों की दिशा उल्टी थी, लेकिन उसका शरीर बिना किसी आवाज के सरक रहा था, जैसे जमीन उसे छू भी नहीं। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर हम डरकर अलग अलग भागें तो एक एक करके मारे जाएंगे। हम चारों साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने देखा है कि वो अचानक हमला नहीं कर रही, बल्कि हमें डराकर कमजोर बनाना चाहती है। इसका मतलब है कि उसके पास भी कोई नियम है। जब तक हमें उसका तरीका समझ नहीं आता, हम कोई गलती नहीं करेंगे। मैंने एक और अजीब बात देखी है। जब वो पेड़ से कुछ दूर जाती है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है, लेकिन जैसे ही उस पुराने आम के पेड़ के पास पहुंचती है, उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। मुझे लगता है कि उसकी शक्ति उसी पेड़ से जुड़ी हुई है। अगर हम उस पेड़ का रहस्य समझ लें तो शायद बचने का रास्ता मिल जाए। मुझे याद आया, जब हम अंदर आए थे तभी एक जगह टूटा हुआ छोटा सा मंदिर दिखाई दिया था। गांव के पुराने लोग अक्सर कहते हैं कि ऐसी अशुभ जगहों पर कभी कोई देवी देवता का स्थान होता था। शायद वही इस बाग की रक्षा करता होगा। अगर वहां कुछ बचा हुआ मिला तो वही हमारी आखिरी उम्मीद है। तो फिर देर मत करो। अगर हम यही खड़े रहे तो वो हमारे बिल्कुल सामने आ जाएगी। चाहे जो हो, हमें उस मंदिर तक पहुंचना ही होगा। चारों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़े तेजी से मंदिर की दिशा में दौड़े। चुड़ैल भी अब पहले से अधिक तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। कुछ मिनट बाद वे उस टूटे हुए मंदिर तक पहुंच गए। राहुल ने जल्दी से कलश उठाया। अंदर सूखे हुए फूल, राख और एक पुराना ताबीज पड़ा था। ताबीज के नीचे तांबे की एक पट्टी थी, जिस पर मुश्किल से पढ़े जाने वाले शब्द खुदे हुए थे। इस पर लिखा है, जिस आत्मा का शरीर सम्मान से विदा नहीं होता, वो अपने विश्राम स्थल से बंध जाती है। उसका बंधन तभी टूटेगा जब उसी स्थान की जली हुई अस्थियों को पवित्र अग्नि में समर्पित किया जाएगा। चारों एक दूसरे की ओर देखने लगे। मतलब उसकी अस्थियां इसी पेड़ के नीचे कहीं दबी हैं, इसलिए वो हर रात उसी जगह सोती है। वो उस जगह को छोड़ ही नहीं सकती। इतने में मंदिर के बाहर अचानक तेज ठंडी हवा चली। चुड़ैल मंदिर के बाहर आकर रुक गई। वो भीतर नहीं आ रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक रखा हो। कुछ क्षण तक उसने सिर्फ मंदिर के दरवाजे को घूरा, फिर उसकी भारी डरावनी आवाज सुनाई दी। तुम लोग भी बाकी लोगों जैसे भाग सकते थे, लेकिन तुमने मेरा ठिकाना खोज लिया। अब तुम में से कोई भी इस बाग से जिंदा बाहर नहीं जाएगा। इतना कहते ही मंदिर की छत से पत्थर टूटकर गिरने लगे। दीवारों में दरारें पड़ गई। मंदिर की सुरक्षा धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। अगर मंदिर टूट गया तो वो अंदर आ जाएगी। हमारे पास बहुत कम समय है। चारों दोस्त तुरंत वापस उस पुराने आम के पेड़ की ओर दौड़े। अब उनका मकसद साफ था। पेड़ की जड़ों के पास जमीन थोड़ी धसी हुई दिखाई दे रही थी। उन्होंने वहीं पड़े पुराने फावरे जैसे लोहे के औजार से मिट्टी खोदनी शुरू की। पीछे से चुड़ैल की चीखें लगातार पास आती जा रही थी। कुछ ही देर में लोहे का फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। उन्होंने मिट्टी हटाई। नीचे एक पुराना लकड़ी का संदूक दबा हुआ था। संदूक खोलते ही चारों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अंदर इंसानी हड्डियां थी और उनके साथ लाल रंग की सड़ी हुई साड़ी का बचा हुआ हिस्सा। जैसे ही संदूक खुला, चुड़ैल ने ऐसी भयानक चीख मारी कि पूरे बाग के पेड़ों से हजारों सूखे पत्ते एक साथ गिर पड़े। अब उसका घूंघट हवा में हटने लगा। वो चेहरा इंसानी नहीं था। काली पड़ी त्वचा, जल चुकी आंखों के गहरे गड्ढे और अस्वाभाविक रूप से फैला हुआ मुंह। वो पूरी रफ्तार से उनकी ओर झपटी। जल्दी करो, अगर ये अस्थियां फिर यहीं रह गईं, तो इसका बंधन कभी नहीं टूटेगा। राहुल ने मंदिर से लाया हुआ ताबीज संदूक पर रखा। चारों ने मिलकर संदूक की लकड़ी और सूखी टहनियों का छोटा सा अग्निकुंड बनाया। जैसे ही अस्थियां उस अग्नि में समर्पित की गई, पूरा बाग जोर से कांप उठा। चुड़ैल उनके सामने पहुंचकर अचानक रुक गई। उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हो। उसने पहली बार गुस्से से नहीं, बल्कि दर्द से चीखना शुरू किया। उसकी आवाज में भय नहीं, मुक्ति की पीड़ा थी। धीरे धीरे उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। कुछ क्षणों के लिए उसका चेहरा सामान्य इंसान जैसा दिखाई दिया। उसकी आंखों में वर्षों की कैद का दर्द था। उसने चारों दोस्तों की ओर देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, अब मैं सो सकूंगी। अगले ही पल उसका पूरा अस्तित्व राख की तरह हवा में बिखर गया। जैसे ही वो गायब हुई, बाग में फैली सफेद धुंध छटने लगी। सुबह होते ही चारों दोस्त गांव लौटे और पूरी घटना रामलाल को बताई। मेरे दादा कहा करते थे कि बहुत साल पहले एक लाल साड़ी पहने युवती की हत्या करके उसकी लाश इसी आम के पेड़ के नीचे दबा दी गई थी।
उसके अंतिम संस्कार का अधिकार भी उसे नहीं मिला। शायद इसी कारण उसकी आत्मा हर रात उसी जगह लौटकर सोती थी जहां उसका शरीर छिपाया गया था। तुम लोगों ने उसे हराया नहीं, बल्कि उसे उसकी अधूरी विदाई देकर मुक्त कर दिया। उस घटना के बाद उस आम के बाग में फिर कभी किसी ने लाल साड़ी वाली चुड़ैल को नहीं देखा।